हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से संबंधित प्रश्न हैं। जिसका अध्याय 1 देखिए। अध्याय 1 क्या है? भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। अध्याय 1, 2, 3, 4 अध्याय हम कंटिन्यू इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अध्याय 1 है हमारा भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। इसका प्रश्न 1 है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थीं? प्रश्न उत्तर देखिए। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां व्यापार की करने के उद्देश्य से आई थीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? डच किस देश के निवासी थे? उन्होंने भारत के साथ किन वस्तुओं का व्यापार में रुचि दिखाई? उत्तर है डच हॉलैंड के निवासी थे। डचों ने भारत के साथ मुख्य मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम के व्यापार में रुचि दिखाई। तीसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने व कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई। चौथा प्रश्न देखिए। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्या कारण थे? उत्तर देखिए। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण बनी। दोनों का उद्देश्य था अधिकाधिक मुनाफा कमाना। ऐसे में उनकी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं ने सिर उठा लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? मिर्जाफर ने क्वाइन ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। अंग्रेज अब व्यापारी से राजशक्ति के स्रोत बन गए। अगला प्रश्न देखिए। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर देखिए। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब, मुगल बादशाह आदि। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें। देखिए उत्तर क्या है? इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें। नंबर 1, अवध के नवाब से 50,000 रुपये के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। दूसरा, चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। तीसरा, अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए। क्या कह रहा है? लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए। भारतीय राज्यों का प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं, का अनुसरण किया। सर्वप्रथम उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए, उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, लॉर्ड वेलजरी की सहायक संधि की प्रमुख शर्तें क्या थीं? उत्तर देखिए। लॉर्ड वेलजरी की सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। नंबर 1, सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। दूसरा नंबर देखिए, ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किन कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई? उत्तर देखिए। ब्रिटिश कंपनी की विजय में भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी जिम्मेदार थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक बिखराव का दौर प्रारंभ हुआ। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जिनकी सैनिक शक्ति कम थी। राजा प्रायः विलासिता और अहंकार में डूबे रहते थे। उनकी सेनाएं कमजोर, पथभ्रष्ट और अनुशासनहीन थी। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों की इन्हीं दुर्बलताओं का फायदा उठाया और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार से अध्याय 1 यहाँ पर समाप्त हुआ। अध्याय 2 देखते हैं। ब्रिटिश प्रशासन, नीति और प्रभाव। दोहरा शासन प्रबंध से क्या आशय है? उत्तर देखिए इसका। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल में दोहरा शासन की शुरुआत होती है। इस शासन प्रबंध के तहत दीवानी के अधिकार कंपनी के पास थे, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं। वहीं निजामत अर्थात शासन करना और फौजदारी का कार्य बंगाल के नवाब के पास रहा।
लेकिन इसे लागू करने की शक्ति नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर देखिए उसका, दोहरी शासन व्यवस्था से निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर 1, बंगाल की कृषि बहुत हद तक नष्ट हो गई। नंबर 2, उद्योग और व्यापार में भी गिरावट देखी गई। नंबर 3, जनता की दरिद्रता और बढ़ोतरी हुई। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि कंपनी के दोहरे शासन कुप्रथा 1772 में समाप्त करना पड़ा। अगला प्रश्न देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। उत्तर देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना। नंबर 2, भारत की कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। नंबर 3, कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। उत्तर देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। नंबर 1, बंगाल के गवर्नर को बम्बई और मद्रास का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। नंबर 2, कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नंबर 3, कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार और उपहार लेने पर से रोक दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, पिट का इंडिया एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया। उत्तर देखिए, पिट का इंडिया एक्ट बनाने के पीछे निम्न उद्देश्य है। नंबर 1, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से व्यापक दोषों को दूर करना। नंबर 2, कंपनी की भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना। नंबर 3, भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करना। ये प्रश्न नंबर 5 समाप्त। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सिविल सर्विस व्यवस्था की प्रमुख बातें क्या थीं, लिखिए। उत्तर देखिए, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सिविल सर्विस व्यवस्था की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। नंबर 1, कॉर्नवालिस ने न्यायिक व कार्यपालिक कार्यों में विभाजन किया। नंबर 2, उसने सिविल और राजस्व कोर्ट की श्रृंखला स्थापित की। नंबर 3, कंपनियों के अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी की ताकि वे भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। इन्हीं सब सुधारों को 1773 ईस्वी में एकत्र कर कॉर्नवालिस संहिता का नाम दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर देखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। नंबर 1, किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए, जिसका दुष्परिणाम भूखमरी के रूप में सामने आया। नंबर 2, ऋणग्रस्तता में बढ़ोतरी देखी गई। नंबर 3, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने परंपरागत भारतीय कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8, स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था से क्या आशय इसका, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर देखिए, 1793 में कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय बढ़ाने और उसमें स्थिरता लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा और बिहार में इसे लागू किया गया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया तथा भूमि पर उनका वंशानुधिकार हो गया। प्रभाव क्या हुआ, किसानों को इस व्यवस्था से लाभ की प्राप्ति की अपेक्षा हानि अधिक हुई, लगान का बोझ बढ़ा। अगला प्रश्न देखिए, परिवहन और दूरसंचार में ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हुआ। परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को निम्नलिखित लाभ हुए। नंबर 1, इस व्यवस्था के कारण भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल को प्राप्त करने में आसानी हुई। नंबर 2, सैनिक सामग्री व सैनिकों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना तीव्रगामी हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न 10 नंबर का, ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान शिक्षण के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए थे। उत्तर देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गए थे। नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। नंबर 2, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। नंबर 3, कंपनी की नौकरियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को निम्न पदों पर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस प्रकार अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त हुआ। अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 क्या दिया, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें, कौन सी घटना 1857 के आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी। तो उत्तर देखिए, सन 1857 में गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमानों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। यही कारण स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बनी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी सरकार ने कौन से कार्यों में सदैव शांत सन्यासियों को विद्रोह के लिए विवश कर दिया। उत्तर देखिए, अंग्रेजी सरकार ने निम्नलिखित कार्यों में सदैव से शांत सन्यासियों को विरुद्ध
विद्रोह के लिए विवश किया? नंबर 1, 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल के प्रति अंग्रेजी सरकार की उदासीनता व आर्थिक लूट। नंबर 2, तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगाना। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो उत्तर देखिए, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर से कुंवर सिंह आदि थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, आदिवासी नेता बुद्धो भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया गया? उत्तर देखिए, आदिवासी नेता बुद्धो भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित कारणों की वजह से विद्रोह किया गया। नंबर 1, उनकी भूमि को मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दिया जाना। नंबर 2, अन्यायपूर्ण भूमि प्रबंध व लगान वसूली की व्यवस्था। नंबर 3, साहूकारों की दोषपूर्ण नीति, शोषणपूर्ण नीति। अगला प्रश्न देखिए, खासी जनजाति के लोग अंग्रेज सरकार से क्यों नाराज थे? उत्तर देखिए, अंग्रेज प्रशासन ने खासी पहाड़ी तथा सिलहट को अपने अधिकार में लेकर सड़क बनाने का निश्चय किया, जिससे खासी जाति नाराज हो गई। उन्होंने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, वे कौन सी बातें थीं जिनके कारण भारतीयों में धर्म और जाति के नष्ट होने का डर व्याप्त था? उत्तर देखिए, अंग्रेजों की निम्नलिखित नीति और आचरण ने भारतीयों में धर्म और जाति के नष्ट होने का डर व्याप्त किया। नंबर 1, ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म की निंदा व ईसाई धर्म की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना। नंबर 2, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए सामाजिक सुधार के कदम व ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा स्थापित नई शिक्षण संस्थाएं। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए, ब्रिटिश सरकार की नीतियां किस प्रकार 1857 के आंदोलन का कारण बनी? उत्तर देखिए, ब्रिटिश सरकार की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष, भारतीय सैनिकों के प्रति अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति, शोषण, भू राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया। इन्हीं सब का संयुक्त परिणाम 1857 के आंदोलन के रूप में सामने आया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्व भारतीय सैनिकों की क्या समस्या थी? 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व भारतीय सैनिकों की निम्नलिखित समस्या थी। नंबर 1, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों को हे दृष्टि से देखा जाता था, हीन भावना से देखा जाता था या हे दृष्टि से देखा जाता था। नंबर 2, भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेजी सैनिकों की आमदनी में अत्यधिक अंतर होता था। फौज के सभी उच्च पद अंग्रेज अफसर के लिए सुरक्षित थे। चर्बी वाले कारतूसों से हिंदू और मुसलमानों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को कुठारघात होता था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय किसानों और दस्तकारों द्वारा 1857 के स्वतंत्र आंदोलन में क्यों भाग लिया गया? उत्तर देखिए, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था से किसानों की हालत बदतर हो गई थी। पुराने जमींदारों को हटा देने पर भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब इंग्लैंड में तैयार माल भारत पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। इन्हीं वजहों से किसान और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अगला प्रश्न, 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन क्यों असफल रहा? लिखिए। 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन निम्नलिखित कारणों से असफल रहा। नंबर 1, तत्कालीन भारत में राजनीतिक एकता की कमी। नंबर 2, विभिन्न आंदोलनकारियों में एकजुटता एवं आपसी तालमेल का अभाव। नंबर 3, कुछ राजाओं के द्वारा ब्रिटिश शासन का साथ देना। फिर नंबर 4, विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में होना। नंबर 5, ब्रिटिश शासन के पास बेहतर और आधुनिक हथियार व संचार के साधन का होना। ये क्या हुआ? 1857 का स्वतंत्र आंदोलन का असफल होने के कारण थे। इस प्रकार से आपका अध्याय 3 खत्म हुआ। अब अध्याय 4 देखते हैं। अध्याय 4 में क्या दिया? राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण का प्रश्न नंबर 1 देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण से आशय राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना। राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावनात्मक एकीकरण है।
अगला प्रश्न, हमारे देश में अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है, लिखिए। उत्तर देखिए, भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ 250 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। पंथ और उपासना पद्धति की दृष्टि से भारत में विश्व के लगभग सभी पंथ और उपासना पद्धतियां पाई जाती हैं। स्वाभाविक है कि उनमें वेशभूषा, खान पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियां का अंतर है, पर इसके बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है। इसी को अनेकता में एकता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत कौन कौन से हैं। उत्तर देखिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, लोकतंत्र, समान मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, समान राष्ट्रीय पर्व एवं पर्यटन। ये क्या है, हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए, पंथ निरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो उत्तर देखिए, पंथ निरपेक्षता का आशय प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने व किसी धर्म के प्रति भेदभाव न करने से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार सहायक है। उत्तर देखिए, पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से सहायक है। नंबर 1, देश की संस्कृति, आर्थिक और औद्योगिक विकास तथा विकास के नए आयामों को समझने में सहायक है। दूसरा, सभी में एकता का भाव जागृत करने व एक दूसरे को निकट लाने में सहयोगी है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा, तिरंगा। राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चिन्ह। अगला प्रश्न, जाति प्रथा के प्रमुख 2 दोष बताइए। जाति प्रथा के प्रमुख दो दोष इस प्रकार है। नंबर 1, जाति व्यवस्था समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांटती है। नंबर 2, जातिगत भेदभाव कठोर हो जाता है। जातियों का दबाव। नंबर 3, जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। नंबर 4, जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार कमजोर करती है। उत्तर देखिए, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को निम्नलिखित तरीकों से कमजोर बनाती है। नंबर 1, समाज को संप्रदाय विशेष में बांटकर। नंबर 2, सांप्रदायिकता दंगों को जन्म देकर। नंबर 3, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देकर। और नंबर 4, देश की एकता में बाधा उत्पन्न कर। इसका अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रवाद से क्या आशय है, यह राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार बाधक है, लिखिए। क्षेत्रवाद से आशय है क्षेत्र विरोध के प्रति अनुराग से है। एक सीमा तक यह भावना ठीक है किंतु जब यह भावना अति आक्रामक हो जाती है तो वह पृथकवाद को जन्म देती है। इससे देश की एकता और अखंडता में बाधा उत्पन्न होती है, वह देश में अस्थिर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वे कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनके कारण वर्तमान समय में जाति बंधनों में शिथिलता आई है। उत्तर देखिए, वर्तमान समय में जाति बंधनों में शिथिलता आने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। नंबर 1, शिक्षा के प्रसार, विज्ञान एवं औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल हुए हैं। नंबर 2, भारत के संविधान में छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस प्रकार से यहाँ पे आपका अध्याय 4 समाप्त हुआ। इस प्रकार बच्चों आपको हमने सामाजिक विज्ञान के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 यहाँ पे समझाए। ये आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों।